नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा पर। आज हम उन सारे सवालों की बात करेंगे जो पीसीएस परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में उठते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर हम पीसीएस नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि अरे कई बार मेरा प्री नहीं निकला और बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो क्या मुझको पीसीएस छोड़ देना चाहिए। किसी के मन में कोई दूसरा सवाल हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, बड़े बड़े शहरों में या कहीं भी, कोई घर पर भी तैयारी कर सकता है। तो हम पूरा भविष्य उसी में अपना दांव पे लगा देते हैं और परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो स्वाभाविक है ये मन में आना कि अगर हमारा प्री नहीं निकल रहा है या फिर हम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं लेकिन आगे कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर मन में ये सवाल उठता है कि अगर आखिर पीसीएस की तैयारी अब बीच में छोड़ भी दें तो फिर आगे क्या करेंगे, प्लान बी क्या होना चाहिए या प्लान बी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो ये वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। मैं वैसे कभी कहता नहीं हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए या शेयर करिए या ये करिए, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा ये वाली वीडियो आप जरूर देखिए। ये मेरे अपने अनुभव और मेरे जो कुछ दोस्त हैं, चयनित हुए हैं, उनके अनुभव, कुछ लोग असफल हुए हैं उनके अनुभव, इन सब अनुभवों के आधार पे मैंने जो समझा है या जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पीसीएस की तैयारी के दौरान क्या क्या करना चाहिए, वो सब सवाल मैंने इसमें लिए और उनका कहीं ना कहीं उत्तर अपने दोस्तों से, अपने इतनी सारी असफलताओं से मैंने खोजने की कोशिश की है। तो भाई मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो, आप बोर भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके काम की भी नहीं होंगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे आखिर में मैंने प्लान बी की बात की, जो मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिल्कुल प्रारंभ से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएस परीक्षा में कितने चरण होते हैं। सबसे पहले जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये देखिए, तो पीसीएस में क्या है, एक मिनट रुक जाइए। पीसीएस में देखिए 3 चरण होते हैं। प्री, दूसरा आपका जब आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। उसके बाद प्री और इंटरव्यू के मार्क्स की एक कंबाइंड मेरिट बनती है और उस मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है, आप उतने नंबर पा जाते हैं जो एक ज़रूरी कट ऑफ होता है, तो फिर आपको पीसीएस में चयन मिलता है। पीसीएस में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी है और आपका बीडीओ हो गया। ये सब क्या है, पीसीएस के द्वारा बहुत सारी सेवाएं होती हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, अगर हम प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं। आज मैं स्पेशली प्री की बात करने जा रहा हूँ। तो प्री में देखिए 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है आपका जीएस का और एक होता है सीसेट का। वर्तमान में क्या है, आयोग नेगेटिव मार्किंग करता है। तो जीएस में कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और हमारे सीसेट में कितने क्वेश्चन होते हैं, सीसेट की अगर मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन सीसेट में क्या है, हमें 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। और मेरिट हमारी किससे बनती है, जीएस के पेपर से। लेकिन हाँ, अगर इसमें 33% नहीं आते, इसमें से अगर आप 150 भी सही कर लें तो फिर कोई फायदा नहीं है। यानी कि इधर आपको 100 में से 33 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, तभी आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी। और मैं जीएस की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग के बाद मेरिट तो पेपर जैसा होता है, सीट के आधार पर ही होती है, लेकिन एक मोटा अनुमान है मेरा, एक औसत, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लगभग ये मान के चलिए कि आपको 95 से 100 के बीच क्वेश्चन सही करने, तभी ये उम्मीद होती है कि आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा।
कितने क्वेश्चन, लगभग औसत 95 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको लगभग लगभग 95 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 95 क्वेश्चन पे लगभग मेरिट लगती है। और देखिए फ्री में होते क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो हिस्ट्री आपका होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। और अगर क्वेश्चन में बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये कोई क्लियर नहीं है कि कब किसके ज़्यादा आते हैं। कभी अगर आप पेपर देखेंगे तो कभी पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कभी हिस्ट्री के ज़्यादा है, तो ये नहीं। लेकिन अगर मैं अनुमान कहूँ तो लगभग लगभग 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं, 25 ही ज्योग्राफी के होते हैं, लगभग 15 इन्वायरमेंट ये होते हैं, यूपी स्पेशल के लगभग 10, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो ये कह नहीं सकते कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में आ सकते हैं। पॉलिटी लगभग 20, ये 10 और इधर 20 लगभग। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो छूटा हुआ है वो है कौन सा, करंट। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं आजकल, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है आखिर इनके लिए कौन सी बुक से अध्ययन करें, किस बुक से हम अध्ययन करें। तो देखिए मैं इसमें जो बताना चाहूँगा, आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा बुक, तो देखिए बुक्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ ये है आपको एक ही बुक्स को कई बार पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको अगर आपके कमरे में बहुत सारी ढेर सारी किताबें रखी हैं, मालूम पड़ा आपने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप एक बार हिम्मत करके बेकार की किताबों को अपनी नज़रों से हटा दीजिए, कहीं आप बाहर छोड़ दीजिए, किसी दूसरे के रूम में रख दीजिए। इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ढेर सारी किताबें तो आप समझिए कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपके पास सेलेक्टेड किताबें होनी चाहिए। वो आप सेलेक्टेड किताबें कैसे करेंगे, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें। तो इसके लिए आप अपने जो सीनियर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, आप जिसकी गाइडेंस में आप तैयारी कर रहे हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि यूपीपीसीएस के लिए कौन सी किताबें पढ़ें या ना पढ़ें। और उसके बाद आप खुद एक बार उन किताबों को देखें और सेलेक्ट करें कि मुझको आखिर अपनी तैयारी के दौरान किन किन किताबों को पढ़ना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके किसी दोस्त ने कह दिया यार डीडी वसु पढ़ो, तो मालूम पड़ा आप डीडी वसु ले आए। फिर किसी ने कहा कि कोई दूसरी बुक पढ़ो, तो आपने दूसरी ले ली। कोई बोला विजन के नोट्स पढ़ लो प्री के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हमको फिर कई बार एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़नी है। हाँ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक एम लक्ष्मीकांत में नहीं है और आपने कभी किसी नोट्स में या गूगल पे आपने सर्च किया, आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप एम लक्ष्मीकांत में ही जो स्टिकर वाले नोट्स जो आते हैं, आप एक पेज लीजिए, उस पर लिख के आप स्टेपलर कर लीजिए, उस पर चिपका लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसी में आप उसको रख दीजिए। जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप उस पॉइंट को भी पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी ये किताब पढ़ी फिर तुरंत दूसरी किताब ले आए, फिर तीसरी ले आए। यानी कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2 किताबों से ज़्यादा नहीं रखनी है। मेरा ये अपना मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कि आप अगर बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो फिर आप कोई सी भी आप किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। क्लियर? तो आप कोई सी भी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो किताबों का चयन करना है, जो अपना स्टडी मटेरियल है उसका चयन करना। अगर आपने ये चयन कर लिया तो आप समझिए आपकी 50% तैयारी हो गई। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं भी सजेस्ट कर सकता हूं कुछ बुक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आप एनसीईआरटी, सबसे पहले हम एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं तो आपको 6 से 12 आपको ओल्ड एनसीईआरटी किसकी लेनी है, हिस्ट्री की। अब कुछ लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर हमको ओल्ड हिस्ट्री की नहीं मिल रही है, हम गांव में रहते हैं या हम छोटे शहर में रहते हैं। तो
आप आसानी से अगर गूगल पर सर्च करेंगे, आजकल दिल्ली में जो मुखर्जी नगर, वहाँ से बहुत सारे जो बुक्स वाले हैं वो आपको घर पर कुरियर कर, आप गूगल पे से किसी भी ऑनलाइन उससे पेमेंट कर दीजिए उनका, और वो आपसे आपका एड्रेस लेते हैं और वो आपके एड्रेस पर कुरियर कर देते हैं। तो अगर किसी को नंबर चाहिए अगर बुक्स का, तो मेरे पास कई लोग मुखर्जी नगर के बुक्स के वो जो कुरियर करते हैं उनके नंबर है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो 6 से 12th ओल्ड हिस्ट्री। दूसरा 6 से 12th क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की कौन सी होनी चाहिए, नई वाली। और इसके अलावा 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके पीछे के 4 चैप्टर हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से पर्यावरण को समझाया गया है। तो देखिए, एक तो 6 से 12th ओल्ड हिस्ट्री हो गई आपकी, 6 से 12 ज्योग्राफी हो गई, और आपकी बायोलॉजी जो 12th की बुक है उसके पीछे के 4 चैप्टर हैं। अगर आप खरीदेंगे तो आपको खुद देख लेंगे, और बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। तीसरा में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और मैं बात करूँगा पॉलिटी की। पॉलिटी की जो बुक्स आती हैं वो भी अगर आप खरीदना चाहें तो 10 से लेकर 12 या 11 या 12 दोनों की पढ़ लीजिए, अच्छी हैं, ठीक है। तो जो मेन अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं, वैसे तो आप एनसीईआरटी 6 से 12 सारे सब्जेक्टों को पढ़ लीजिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और साइंस का पढ़ लीजिए आप 6 से 10 तक की या 6 से 8 तक की। तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन क्या होता है ना, शुरू शुरू में जब आप पढ़ेंगे, जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगी। जब मैंने शुरू शुरू में तैयारी की थी, तो मैंने जब एनसीईआरटी खरीदी थी तो मुझे खुद लग रहा था कि इनका उपयोग क्या है, लोग अरे बेवकूफ़ बनाते हैं, एनसीईआरटी के बिना भी काम चल सकता है। बिल्कुल एनसीईआरटी के बिना काम चल सकता है, लेकिन आप मुख्य परीक्षा में बिना एनसीईआरटी के काम चला ही नहीं सकते, मेरा अपना ये मानना है। प्री में हो सकता है आप घटना चक्र या कैसे भी पढ़ के आपका प्री निकल जाए, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि बिना एनसीईआरटी के आपकी राइटिंग स्किल सुधर ही नहीं सकती। इसलिए आपको अभी से, पेपर का पैटर्न ही बदल गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत डेप्थ में आ रहे हैं, तो अभी से आपको, अगर आप नए हैं या फिर आप पुराने भी हैं, अगर आपको प्री नहीं निकला है, तो अभी जल्दी में कोई मेंस नहीं है, तो आप अभी से कम 2 महीने एनसीईआरटी के लिए दीजिए। एनसीईआरटी शुरू में लगेगा कि समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़िए, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। और जो अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं कि हाँ ये इस तरीके के क्वेश्चन प्री में पूछे जाते रहे हैं, तो आप उनको क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कैसे समझे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप 10 ईयर के ओल्ड पेपर ले आइए, पीसीएस के। जब आप पीसीएस के ओल्ड पेपर ले आएंगे तो आप उसमें देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप उनको देखिए कई बार, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा अकबर के बारे में ये कई बार पूछा गया, तो अच्छा ये महत्वपूर्ण, तो आप अकबर के बारे में लिख लिया। जैसे आप चंपारण के बारे में किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, आप उसमें देख लेंगे ओल्ड पेपर में, तो आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उससे आप अगर बचने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं है। आपको 5-6 साल बाद समझ में आएगा कि अरे हमने गलती की, तो बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होगा। तो आप एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिए, मेरा आपको ये सजेशन है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, आप एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए, अपनी टेबल पर रख लीजिए, और आप कम से कम इनको 2-3 बार तो पढ़ ही लीजिए। इसके बाद बात आती है फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो भी मैंने अनुभव किया है, कम से कम 50-100 लोग मेरे साथ के हैं, कुछ लोग सफल भी हुए हैं, और इतनी असफलता मैंने खुद देखी है, 6-7 साल इसमें लगा रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ।
और मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से बता रहा हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड वालों का, तो वो लोग शुरू से ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी वो लोग हवा हवाई बातें करते हैं, अरे बिना एनसीईआरटी काम चल जाएगा, 2 घंटे पढ़ लूंगा। वो इसलिए कहते हैं ये क्योंकि उनका बेस बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वो शुरू से जो चीज आज हम पढ़ रहे हैं, मैं जैसे स्कूल से पढ़ा हूँ तो उसमें कभी एनसीईआरटी ये सब चीजें मुझे खुद नहीं पता था, एनसीईआरटी क्या होती है, पीसीएस क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप प्लीज आप अपना समय बर्बाद मत करिए, आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए और आज ही से आप उनको, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आज ही से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आती है कि आप फिर उसके बाद क्या पढ़ें। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, लिख के तो बताना पूरा बोल, चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो आप रामशरण शर्मा की बुक आती है प्राचीन इतिहास, मिडेवल जो है उसके लिए सतीश चंद्र की आप किताब ले लीजिएगा। अब आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप, मस्ट है पढ़ना उसको। दूसरा आप ले सकते हैं बीएल ग्रोवर या स्पेक्ट्रम, कोई इनमें से एक ले लीजिए, बीएल ग्रोवर या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ज़्यादा बढ़िया है, उसमें आप शॉर्ट नोट्स भी पीछे दिए, कभी आपको जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो वो, नहीं तो आप बीएल ग्रोवर कोई एक इनमें से ले लीजिए। और एक विपिन चंद्रा की आती है स्वतंत्रता संघर्ष की, ऐसी कुछ आती है स्वतंत्रता संघर्ष नाम से, तो आप उस बुक्स को ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मतलब मेरे लिए, मतलब जो जिनको समझ में नहीं आती है ना ज्योग्राफी, एक बार ज्योग्राफी या तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी या फिर नहीं आएगी। सबसे बड़ी ज्योग्राफी की खासियत मुझे ये लगती है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आती, जैसे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है ज्योग्राफी, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो ज्योग्राफी जिनके 30 क्वेश्चन आते हैं वो 30 में से 30 कर लेते हैं ज्योग्राफी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने जो सजेशन दिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दूसरा, आप एटलस खरीद लाइए, मैप अपने रूम में जरूर लगा लीजिए। भले ही लोगों को लगेगा कि लोग कहेंगे अरे दिखावटीपन कर रहे हो ये वो, लेकिन मैप से क्या होता है ना, आपकी नजर वहां पे जाती है। तो आप जब चीज को रोज देखते हो तो आप जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पूरब में ये है, पश्चिम में ये है। तो आप पहला मैप लगा लीजिए। दूसरा, महेश बड़वाल की बुक्स आती है, महेश बड़वाल, माजिद हुसैन, कोई एक इनमें से ले लीजिए। महेश बड़वाल ठीक है, मुझे ठीक लगती है, तो आप महेश बड़वाल ले लीजिए। और आप मैप बना बना के पढ़ाई करिए, मैप बना बना के आप याद करने की कोशिश कीजिए और उसमें कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जो चीजें फैक्ट रटने वाले हैं उनको आप कहीं नोट करके रखिए। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा ही आती है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी हो गई। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी मुझे लगता है कि काफी सरल सब्जेक्ट है, कोई भी अगर तैयारी शुरू करता है तो मुझे लगता है पॉलिटी से ही करता है। पॉलिटी में बात करूं, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं भी पढ़नी है तब भी चल जाएगा, तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक्स ले लीजिए और उसको कई बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ पाए। मुझे लगता है कम से कम एनसीईआरटी की बुक 5 बार तो पढ़नी ही चाहिए, गीता की तरह बिल्कुल एक एक शब्द उसमें महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन करते जाइए जो चीजें आपको नहीं याद हो रही हैं, और जो चीजें बिल्कुल जैसे अनुच्छेद हो गए, जैसे अनुसूचियां हो गई। अनुसूची हमको लगता है कई बार कि अरे हमको तो याद है, हमने तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 9 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में। तो क्या आप एक एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट, वो अनुसूचियों का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जब आप जाएं एक बार आप नजर मार लें, जिससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। वरना तो क्या होता है कि आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, आपने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन आप जब आप एग्जाम देने गए तो आप मानव प्राण सूचियों को देख के नहीं गए, संविधान संशोधन को देख के ही नहीं जा पाए, तो क्या वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए, बाकी आप कुछ मत पढ़िए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करंट का ही आता है, जैसे कि पूछेगा कि हाल ही में राजस्व घाटा कितना रहा, या फिर भारत की जीडीपी कितनी रही। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं करंट, और कुछ ट्रेडिशनल होते हैं। जैसे अगर आपको जीडीपी की परिभाषा ही नहीं पता होगी तो आप करंट में ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो परीक्षावाड़ी ले लीजिए, या कोई दूसरी बुक्स जो आपको लगे, कोई सी बुक्स ले लीजिए परीक्षावाड़ी, उसमें से आप कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर कर लीजिए और करंट से अपडेट रहिए। जैसे कोई G20 का सम्मेलन हो रहा है,
तो आप याद रखिए G20 में कितने देश होते हैं, और अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें गई, या फिर बजट आ रहा है, या फिर आर्थिक समीक्षा आ रही है कोई, या फिर आरबीआई की कोई बैठक हो रही है, या मौद्रिक समीक्षा के अंतर्गत जो भी हो रहा है, तो वो आप सब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अपने डेटा को अपडेट करते रहिए कि भारत का पीपी पे क्या नंबर आ गया है, मतलब जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, गन्ना उत्पादन में कौन है, कहाँ पर क्या चल रहा है, इकोनॉमी में सबसे पहले स्थान पे कौन, जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और प्लस उसको आप जब ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको बजट कैसे पढ़ना है, कोई नई योजना चली है तो उसके उद्देश्य क्या है, उससे किन किन लोगों को लाभ पहुंचेगा, किसने शुरुआत की है उसकी, तो ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था का भी आता है, और करंट, अर्थव्यवस्था और करंट आपको मिक्स करके पढ़नी, मिला के पढ़नी, ठीक है, क्योंकि इसके आंकड़े बदलते रहते हैं। लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जैसे रेपो रेट है, हर मौद्रिक नीति में लगभग लगभग समीक्षा में बदल ही जाती है, तो आप उसको क्या करिए कि आप अपडेट करते रहिए अपने आप को, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं इसके बाद पर्यावरण की। पर्यावरण मुझे लगता है कि अब आजकल हर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पर्यावरण में थोड़ा बायोलॉजी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, तो फिर सब कुछ मुझे उसमें लगता है मुझे मिक्स होता है। तो आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे अच्छे से, अगर जिसकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाती है तो उसका पर्यावरण अपने आप ही अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर पर्यावरण के लिए मैं बुक तो परीक्षा वाड़ी की आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप उसको पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, जैसे अभ्यारण्य कौन सा कहाँ पर है, और जैव विविधता क्या होती है, कोई कॉन्सेप्ट किसी ने दिया है तो उसका नाम, तो इस तरीके से आप परीक्षा वाड़ी को कम से कम आप 3-4 बार पढ़ लीजिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की जो बुक्स आती है इंटरमीडिएट की हिंदी में एनसीईआरटी की, उसके पीछे के अगर आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी पर्यावरण आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है साइंस। साइंस का मुझे लगता है कि अगर आप आर्ट साइड से रहे हैं, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो कला वर्ग का रहा है, तो आप लुसेंट की किताब आती है, सिर्फ साइंस की ही एक आती है, तो आप उसको ले लीजिए और उसको आप कई बार पढ़ लीजिए, उसके बाद घटना चक्र पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब आती है बात सबसे महत्वपूर्ण, करंट को कैसे पढ़ा जाए। करंट अफेयर्स की बात जब आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि जब पेपर होगा तो उसके 1 महीने पहले हम घटना चक्र की आर्थिकी पढ़ लेंगे, और जो घटना चक्र की बुक आती है दृष्टि एग्जाम से पहले वो पढ़ लेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आपके पास समय नहीं है बिल्कुल, तो ठीक लगता है कि आपने बोल लिया, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे मेंस देना ही है इस बार, तो फिर मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत ज़्यादा ही गलत है। करंट का सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है वो ये लगता है कि आप कोई भी एक करंट की मैगजीन, जिसमें मुझे सबसे जो अच्छी लगती है वो क्रॉनिकल या दृष्टि लगती है, आप उनमें से ले लीजिए और उसके आप हर मंथ अच्छे से पढ़िए, और जो मेन पॉइंट है उनको आप एक नोट्स बना लीजिए। दूसरा, आप डेली पेपर पढ़िए। आप पेपर पढ़ने की बात आती है तो दैनिक जागरण मुझे लगता है बिल्कुल, पता नहीं सरकार जैसा बोलती वैसा ही लिखता है आजकल, तो पेपर सजेस्ट करना बहुत मुझे मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको पढ़ना ही है कोई ना कोई पेपर, तो मैं हिंदुस्तान और दैनिक जागरण हो गया, अगर आपको दैनिक भास्कर मिल जाए तो बेस्ट है, और कोई भी एक हिंदी अखबार जो आपको लग रहा है सही दे रहा है तो आप उसको ले लीजिए। और उसका जो संपादकीय पृष्ठ है उसको, भले ही वो आपको शुरू में बोरिंग लगेगा, पेपर पढ़ना भी बहुत बोरिंग लगता है कभी कभी, मालूम पड़ेगा आप 1 घंटा पेपर पढ़ लोगे आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया है, इसमें कुछ आ ही नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप ओल्ड पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ हमारे काम की। और दूसरा है कि आपकी भाषा, मैं अगर पेपर को अभी मैंने कुछ दिन छोड़ दिया तो आपकी मतलब भाषा, जो आपके शब्दों का जो चयन है वो अपने आप ही खराब हो जाता है। अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे आपको संपादकीय, आपकी समझ विकसित होगी, आपकी सोच बड़ी होगी, उससे आप देश दुनिया से आप कनेक्ट हो पाएंगे, कहाँ पर क्या चल, तो आप पेपर पढ़ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आप आने वाले समय के अधिकारी हैं, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि आपके जिले में जिलाधिकारी कैसे एक्शन ले रहा है, और जिलाधिकारी की सारी जो टीम है वो कैसे काम कर रही है। तो पेपर पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप उसमें से मेन पॉइंटों को पढ़िए। दूसरा, पेपर पढ़ते समय आप खराब बातें मत पढ़िए, रसोड़े में कौन था, अमिताभ बच्चन ने किसका प्रचार किया, या फिर कंगना रनौत, ये सब इस तरीके के जो मुद्दे हैं जो
बेकार से जो आपको खुद ही लगने लगेंगे, जब आप कई बार मतलब पेपर जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे और एग्जाम देंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं, तो आप उसको इग्नोर करें। आप फालतू की बातों को पढ़ेंगे तो आप 4 घंटे पेपर पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं। आपको अपने काम की बात पढ़नी। संपादकीय कोई अगर अर्थव्यवस्था पे दे रखा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे दे रखा है, कोई विधायिका के ऊपर दे रखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिए और आप को अच्छा लग रहा है तो आप उसकी कटिंग कर लीजिए, अपने मोबाइल में फोटो खींच के आप उसको सेव करके रख लीजिए अपनी फाइल में किसी में भी। और आपको कोई प्री के हिसाब से कोई अच्छा लग रहा है, मान लीजिए कोई नया डेटा आया है, मान लीजिए कि आया कि सब्जी उत्पादन में अब ये राज्य प्रथम पे पहले था, अब ये हो गया है, तो फिर आप उसको क्या करिए, तुरंत नोट कर दीजिए। तो पेपर पढ़ना मस्ट। तो एक तो आपको करंट के लिए पेपर डेली पढ़ना है, छोड़ना ही नहीं है। एक काम तो आपको डेली करना है, आप भले कितनी परेशानी में है, कोई समस्या, डेली पेपर पढ़िए। सुबह को नहीं पढ़ पा रहे तो आप शाम को पढ़िए। दूसरी बात, आप मंथली एक मैगजीन लीजिए और उसको सही से पढ़िए। आप थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है कि यूट्यूब चैनल्स पर करंट कैसे पढ़े। तो मुझे लगता है आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, और उनमें से कोई आप एक कर लीजिए। जैसे कोई 50 क्वेश्चनों की डेली सीरीज कराता है करंट की, या फिर डेली आपको कोई अच्छा करंट करा रहा है, तो आप एक, ऐसा नहीं है। देखिए यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, यूट्यूब पर पूरा सागर सा है। आप ऐसे समझ लीजिए यूट्यूब की स्थिति इस समय वैसी है जैसे जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो वहां पे सब कुछ जला दिया जाता है और वो सब एक जैसा लगता है, तो अब उसमें समझ नहीं आया कि कौन सी संजीवनी बूटी। आप हनुमान तो हो नहीं कि सब उठा के ले आओगे या फिर यूट्यूब से सब कुछ पढ़ लोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो आप ऐसा करिए, आप उस सागर में कहीं खो मत जाना। यूट्यूब सागर जैसा है। मालूम पड़ा कि आप ने यूट्यूब खोला तो आपको इसका भी अच्छा लग रहा है, उसका भी अच्छा लग रहा है, मालूम पड़ा आपने 1.5 घंटे यूट्यूब चलाया लेकिन मालूम पड़ा कि आपके 2 क्वेश्चन भी करंट के तैयार नहीं हो पा रहे हैं, या आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको यूट्यूब से पढ़ना तो है, लेकिन आपको ये भी समझदारी दिखानी है कि ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा ही समय खराब चला जाए। और दूसरा, यूट्यूब की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप, मालूम पड़ा कि आप करंट पढ़ने जा रहे हैं और कपिल शर्मा का कोई शो आ गया तो आप उसको देखने लगे। मालूम पड़ा कोई दूसरी कोई अच्छी चीज़ जो आप देखते हैं वो आ, मालूम पड़ा कि रसोड़े वाला कोई शो आ गया तो आप वो देखने लगे। तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यूट्यूब पर जाना तो है करंट पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बस एक निश्चित समय देना है कि मैं बस सुबह को या शाम को 15-20 मिनट अपना फेवरेट जो चैनल है यूट्यूब का वो आप मैं देखूंगा करंट के लिए, और वहां से मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो अपने नोट्स में लिख लूंगा। तो आपको यूट्यूब में करंट के लिए इतना ही होगा। तो करंट के लिए 3 बातें होंगी। पहली, आपको पेपर डेली पढ़ना है। दूसरा, आपको एक मैगजीन कोई फॉलो करनी है डेली हर मंथ। और तीसरा, आपको यूट्यूब चैनल वगैरह कोई देख लीजिए जिसमें जैसे मान लो हिंदू का डिस्कशन करते हैं, तो आप कोई एक चैनल कोई देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपको, जब आपका एग्जाम होता है तो ठीक है, जब आपने पूरा, आपके नोट्स भी बने हुए हैं और फिर आप दृष्टि जो आती है एग्जाम के पहले वो आप पढ़ के पेपर दे आइए, बढ़िया है। और आप जब भी आप करंट पढ़े तो आप मेंस के पर्पज से भी पढ़े। मान लीजिए कोई अगर कोई घटना हो, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र सभा में कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसको प्री के हिसाब से तो पढ़ेंगे बल्कि मेंस के हिसाब से पढ़े। जैसे मॉब लीचिंग है तो आप मॉब लीचिंग को अच्छे से पढ़ें। जैसे बाढ़ के ऊपर कोई संपादकीय है तो आप वो मेंस के हिसाब से भी नोट्स बनाते चले। तो ये तो हो गया आपका करंट का। अब बात आती है यूपी स्पेशल और जनगणना। तो यूपी स्पेशल ये मुझे लगता है फैक्ट आपको याद करने हैं, जनगणना में आपको फैक्ट याद करने हैं, तो ये सब आप परीक्षा वाली से कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको बुक्सों के बारे में फिर से रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एंशिएंट के लिए आपको रामसर शर्मा। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्र। और जो आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम या फिर बीएल गुरु में से कोई एक पढ़नी है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आपको 6 से लेकर 12 एनसीईआरटी पढ़नी है और महेश बड़वाल पढ़नी है, और आपको एटलस से मैप वगैरह देखना है, ठीक है। बायोलॉजी में आपको, सॉरी साइंस में आपको सिर्फ घटना चक्कर पढ़ना है। और अगर आप कला वर्ग के हैं तो आपको, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, लुसेंट की बुक आती है। अर्थशास्त्र में आपको वही एक कोई कॉन्सेप्ट के लिए परीक्षा वाली की बुक ले लीजिए, और दूसरा आपको करंट से अपडेट रहना है, और जब बजट वगैरह आएगा उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। क्लियर। और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत काफ़ी है, और आप थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लीजिए।
तो ये तो आपकी होगी बुक लिस्ट। पर्यावरण के लिए परीक्षावाड़ी, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी और जनगणना के लिए भी परीक्षावाड़ी काफ़ी है। तो आप बुक्सों को इससे ज़्यादा मत रखिए। मेरा आपको बस एक सजेशन है, आप मेरी बात मानिए, बुक्सों को बहुत ज़्यादा जब आप रखते हो तो आप कोई सी भी बुक्स नहीं पढ़ पाते। और हाँ, दूसरा वो महत्वपूर्ण बात जो थी ये है, ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी, सॉरी ओल्ड पेपर आपको देखने ही देखने। आपके पास जब तैयारी आप शुरू करें तो दो काम तो होने करनी है, तो सिलेबस पास में होना चाहिए, दूसरा ओल्ड पेपर, कम से कम 10 साल के पेपर बहुत अच्छे से अध्ययन करें। वो इसलिए करें, ये आपको पता लग जाता है ना कि कैसा पेपर आएगा और आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और फिर आती है एनसीईआरटी को पढ़े या ना पढ़े, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास समय है तो। फिर आती है नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे के नोट्सों से आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको नोट्स बनाने ही बनाने, और वो भी शॉर्ट नोट्स बनाने। ऐसा नहीं आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ा कि आपने पूरा एम लक्ष्मीकांत कॉपी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान लिया आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि पूरे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप फिर लिखें ये अमेरिका से लिए गए हैं ये वो। उसमें क्या करना है आपको, बस बहुत एक पेज में ही सब बातें लिखनी। जैसे आपको याद नहीं होता है आर्टिकल 15, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, आर्टिकल 20 याद नहीं रहता, तो आपके आर्टिकल 20 लिखें और उसके आगे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से लिख लें कि आर्टिकल 20 शॉर्ट, या आप जब शॉर्ट वो चीज़ देखें तो आपको अपने आप ध्यान आ जाए अच्छा आर्टिकल 20 में ही है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए थे, जो लोगों ने पूछने चाहे, वो मैं उनका डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए पहले, मोबाइल के फायदे और नुकसान क्या क्या है। मुझे लगता है मोबाइल के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। अगर मुझसे कोई पूछे कि मतलब तैयारी में हो सकता है मैं पीसीएस नहीं बन पाया हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे समय लग गया, या फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज तक मुझसे कोई पूछे कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि मोबाइल सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उसे हम चाह कर भी दूर नहीं हो पाते। हालांकि मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं, अगर मुझे लगता है कि तैयारी में बहुत बड़ा इसका योगदान भी है और इसके नुकसान भी है। तो सबसे पहले मैं नुकसानों की बात कर लेता हूँ। नुकसान ये कि आप सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आप एफबी पे देखेंगे तो सब धार्मिक उन्माद जैसी बातें, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा है, तो उसका कोई आपके एग्जाम में कोई फायदा होने वाला नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप कैसे फोटो देखेंगे वो सब पर, तो मतलब कोई फायदा नहीं है। आप मोबाइल का उपयोग कीजिए, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है कि अब मालूम पड़ा कि आप व्हाट्सएप पे, आप पे 100 लोग जुड़े हुए हैं, तो 100 के मैसेज आ रहे हैं, तो अगर आप किसी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है। या फिर किसी ने कहा कि अरे एकदम हाँ मुझसे मिलने आ जाओ, और आपने मैसेज सीन कर लिया, तो फिर आपको लगता है यार मैं इसलिए ये कहूँ कि नहीं मिल पाऊंगा। बहुत सारी ऐसे रिश्तेदार ने कुछ ऐसा कह दिया कि फिर आपको लगा अरे यार बुरा लग गया, तो आप परेशान हो गए। तो मुझे लग रहा है कि जो मोबाइल है उसका एक निश्चित समय के लिए उपयोग होना चाहिए। मालूम पड़ा आपको कि हाँ मुझे शाम को 2 घंटे अपने मोबाइल से देखना है, तो आप मोबाइल का उपयोग करिए। या फिर आपको लगता है कि बस मैं इतने समय चैटिंग करूंगा, और वो आप या एक निश्चित समय कर सकते हैं, या फिर मुझे बस जरूरी लोगों को ही व्हाट्सएप अपना नंबर देना है जो आपको परेशान नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी लोगों को आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ बन जाएंगे तो सब एक हो जाता है। अगर आप नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है सब आपसे धीरे धीरे, मुझे लगता है सब छूट ही जाता है। और मैंने यूट्यूब का बता ही दिया आपको। यूट्यूब का किसी ने मुझसे पूछा था कि एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मान लीजिए अगर हम ये फेसबुक व्हाट्सएप ये सब छोड़ देते तो मतलब समाज से बायकट, मतलब समाज से हमारा अलगाव सा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि समाज से अलगाव हो जाएगा। आप यूट्यूब पर आप देखिए, यूट्यूब मुझे बेस्ट लगता है, आप यूट्यूब पे सारी न्यूज़ देखिए। अगर आप फेसबुक पे रहना भी चाहते हैं तो बस एक कोई अच्छा सा ग्रुप फॉलो कर लीजिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, और आप अपने जो तैयारी की जो आपकी हेल्प करते हैं उन लोगों को जोड़ रखिए, सिंपल सा। तो और दूसरे दो, अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आपको दोस्तों को छोड़ना है, तुरंत छोड़ दिए। ये सब फिलोसफी वाली बात है कि दोस्त ये सब, मुझे लगता है कि अगर एक निश्चित समय के बाद जो व्यक्ति इलाहाबाद में, दिल्ली में या कहीं बड़े शहर में सिर्फ सब अपना पूरा घर छोड़ के, मतलब कितना बुरा लगता है कि आप 6 साल से या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और हर कोई आपसे एक ही सवाल पूछता है कि कब तक सफल होगे। तो अगर सफलता ही आपको लग रहा है कि सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी सफलता के लिए कोई चीज़ छोड़नी पड़ रही तो आप, मुझे लगता है कि छोड़ देनी चाहिए, जिससे आपको 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद आपको ये पछतावा ना रहे कि अरे शायद मैं वैसा कर सकता था तो आज मेरा एक
अच्छा कैरियर होता या मैं आज इस जगह पर होता। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बाधा बन रही है तो आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए, मोबाइल का खास करके। ठीक है। और यूट्यूब का मैंने बता ही दिया कि आप यूट्यूब पर आप बिल्कुल बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे चैनल है। और मैं तो ये भी सलाह देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गांव का है और वो बड़े शहर में नहीं जा पा रहा है और वो कहीं छोटे शहर में, तो आप कहीं मान लीजिए छोटे शहर में क्या है, अगर आप कोचिंग कोई सही नहीं है, आप वहाँ पर 50,000 रुपये खर्च करेंगे, इससे अच्छा आप 10,000 रुपये का मोबाइल लीजिए और किसी अच्छे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप उनके मार्गदर्शन में पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर आपका भटकाव नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए कि आप यूट्यूब पर है तो आप बकवास दे के पढ़ें इधर की उधर की। आपको एक निश्चित होना चाहिए कि मुझे 6 से 7:30 बजे तक उसमें न्यूज़ देखनी है, या इतने बजे तक मुझे 1 घंटा उन सर का जो भी हो सकते हैं, XYZ कोई सर है या XYZ कोई ग्रुप है, उन पर ये अच्छा कोई मटेरियल इस समय उपलब्ध होता है या इस समय मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सुबह को आप करंट देखने बैठे, आपने 50-60 करंट के चैनल देख डाले और उसका रेट 0 रहा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो किसी का था तो वो है, हम्म ये बहुत ही मतलब मैंने इसको बहुत ज़्यादा झेला है, मतलब क्या बताऊँ। चलिए बता, मतलब अगर आपको पेपर बार बार खराब हो रहा है तो क्या करना चाहिए, मतलब PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तो मेरा जो अपना सजेशन है वो ये है कि अगर आप तैयारी छोड़ भी देंगे ना तो बहुत, या तो आपको मतलब इतना आप मजबूत हो पाए कि आप तैयारी छोड़ के किसी दूसरे फील्ड में काम कर पाए बिना किसी गिल्ट के, तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई व्यक्ति PCS की तैयारी करता है और वो सफल ना हो पाए, तो वो किसी मतलब बहुत मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे बहुत डर सा लगता है कि यार मैं इस तैयारी छोड़ के मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर पाऊंगा, मुझे बहुत मतलब अभी लगता है कि मेरी इतनी असफलता के बाद मुझे बहुत डर लगता है कि प्राइवेट जॉब में सफल भी हो पाऊंगा या मैं इतनी मेहनत कर भी पाऊंगा प्राइवेट जॉब लाइक। क्योंकि आप जब तैयारी में रहते हैं तो, क्योंकि आप ये दो बातें हैं, एक बात तो ये कि आप, ये सच है कि जीवन आपकी बनाए हुए स्क्रिप्ट पे नहीं चलता है। जब हम तैयारी करने सोचने आते हैं तो हमको लगता है हम PCS बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत दिमाग बहुत तरीके से सोचने लगता है उस समय। लेकिन जीवन क्या है ना, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलता है। तो जीवन अप्रत्याशित है, कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको तैयारी आप छोड़ने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा ये सजेशन है, आप मत छोड़िए। आपके पास विकल्प ये है कि अगर आप कुछ दूसरा कर लीजिए, उसके साथ पढ़ाई कर जारी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अंतिम समय तक आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे क्षेत्र में एडजस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है। हाँ ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा उम्र हो रही है और परिवार का प्रेशर है तो आप कुछ कोचिंग पढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका तैयारी भी होती रहे और आपका उधर भी चलता रहे, आप 5-6 घंटे आप दे पाएँ अपनी पढ़ाई के लिए। चलिए, हाँ अब सबसे बड़ी बात ये आती है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या है? ऑप्शन बी का यहाँ पे मतलब ये है कि मान लीजिए आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? PCS की तैयारी ऐसी बात है कि बहुत समय मांगती है, उसके साथ हमें कुछ करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करते हैं, बहुत से इंटर के बाद करने लगते हैं। तो तैयारी के साथ साथ हमें कुछ करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन कई लोगों का था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर आप PCS और IAS की तैयारी कर रहे हैं और आप देखिए, ये ऑप्शन बी आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति BTech के बाद PCS की तैयारी करता है तो उसे ऑप्शन बी तलाशने की जरूरत ही नहीं है। 1% भी अगर वो असफल हो जाता है तो वो अपने BTech के द्वारा कहीं ना कहीं उसे जॉब मिल ही जाएगी। अब बात आती है कोई व्यक्ति BA करा हुआ है या BSc करा हुआ है और वो उस तैयारी में लगा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी की ये सबसे बड़ी बात है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और मुझे लग रहा है कि मैंने जो अपना अनुभव देखा है लोगों के साथ वो ये कि आप ऐसा मत करिए कि आप मालूम पड़ा आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं
और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं, अब आप बैंक का भी दे रहे हैं, आप सब सारे एग्जाम दिए पड़े हैं, यानी कि और आप पता नहीं क्या क्या सब सब तरफ अगर आपने पैर फैला दी तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। अपवाद हर जगह होते हैं। फिर बात आती है फिर ऑप्शन बी होना क्या चाहिए। मेरा जो अपना सजेशन है, ऑप्शन बी आपकी तैयारी से मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑप्शन मान लीजिए हिस्ट्री है, तो आप कहीं से भी हिस्ट्री से आप एमए कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नेट की तैयारी कर लीजिए, आप पीजीटी की तैयारी कर लीजिए, आप टीजी अगर आपने बीएड और आप बीएड बीटी से ऐसा कुछ कर लीजिए जिससे कि आपका कम से कम अगर आपको इधर असफलता मिलती है तो आप इधर आपका कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। तो अब मुझे लग रहा है कि आप जो भी तैयारी करें, जो भी आप ऑप्शन बी चुने, वो कहीं ना कहीं मैच खाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उधर आप बैंक की कर रहे हैं, उधर आप पूरा दिन मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आप तैयारी यूपी पीसीएस की कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। उस सिलेबस से मैच होते हुए सारे एग्जाम दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी पीसीएस दे दीजिए, बिहार पीसीएस दे दीजिए, और समीक्षा अधिकारी, बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम देखेंगे, आरओ आता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं जो, जैसे आप अगर आपको ऑप्शनल मान लीजिए फिलॉसफी है, हिंदी साहित्य है, तो आप हिंदी के लिए पीजीटी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं साथ साथ में। तो ये क्या है कि आपको अगर बाजी चांस इधर अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको उस चीज का इधर फायदा हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि अगर आप हमको कितना पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में आपने सच में देखिए, सफलता असफलता ये जरूरी नहीं है कि आप सफल ही होंगे और या असफल होंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित होता है ना, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और मुझे हमेशा, मेरा अगर मानना है तो मुझे हमेशा लक्ष्य जिनका बड़ा होता है, मुझे वो लोग काफी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि आप सफलता असफलता ये लाखों लोग पीसीएस का पेपर देंगे तो जरूरी नहीं कि सब बन जाए, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो फिर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। और कितना पढ़ना चाहिए, तो इसका सवाल ये है कि आपकी कैसी, आप कितना जल्दी आप चीज़ों को याद रख पाते हैं, कितना जल्दी समझ पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कम से कम 6 या 7 घंटे। अगर आप 6-7 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो शायद खुद को भी धोखा दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि तैयारी का कोई फायदा है। कम से कम 6-7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं कि आपको 15 घंटे पढ़ना है और या 16, ये भी मुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए इतना, या जरूरत है इतना पढ़ने की। लेकिन हाँ, आपको 5-6 घंटा, और वो भी अपने आप सिलेबस का, आपको 5-6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना, कम से कम 5-6 घंटे। और वो भी आपको डेली, ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा कि आज आपका मूड सही है तो आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर आपको के साथ क्या हो रहा है कि आपने 10-15 दिन पढ़ाई कर ली, फिर आप अपने गांव चले जाते हैं, गांव में फिर काम कर रहे हैं, जो भी है, फिर आपकी पढ़ाई का रूटीन खराब हो जाता है। आपको डेली पढ़ना है कम से कम 5-6 घंटे। वो आप कैसे पढ़ेंगे, चाहे आप सुबह को पढ़िए चाहे आप शाम को पढ़िए। और आप अगर रास्ते में जा रहे हैं तो आप बस में जा रहे हैं तो आप बस में पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप लगभग सही से 6-7 घंटे पढ़िए, तो फिर अच्छा हो सकता है पीसीएस में। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो भले आपको कड़वा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डेली इतना नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमेशा आपको तैयारी के दौरान कम से कम भावनात्मक रहना। इमोशन सबके होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और हमारी मतलब मालूम पड़ा कि आपका एक एग्जाम खराब हो गया, फिर आप 15-20 दिन 50 दिन उसी बात को लेकर परेशान हैं। तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। अगर आप इतनी अच्छी तैयारी, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े आपने सपने देखे हैं, तो हो सकता है परेशानियां आएंगी। और दूसरा, लोग मजाक बनाते हैं या फिर लोग क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा। आपको ऐसे ऐसे सलाह देने वाले मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया होगा और ना ही कुछ कर पाएंगे। आपको वो लोग सजेशन देंगे बेकार के कि ये कर लो वो कर लो। आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित है, आपको पीसीएस बनना है। और आप, हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप अपना ऑप्शन बी भी तलाश के रखिए। मान लो पड़ा आप पीसीएस नहीं बन पाते तो फिर आप उसके बाद आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ तो ये कर लूँ, ये तो कर ही लूंगा अगर लास्ट में अगर कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप ऑप्शन बी तलाश के रखिए। और
मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। और लोगों की बातों को इग्नोर करिए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनका काम ही बुराई करना होता है। उनको कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं, उनको लगता है कि हम सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, हमारे अलावा दुनिया में कोई होशियार नहीं है। तो आप उनसे पहली बात तो आप दूर हो जाइए, जो आपको नेगेटिविटी भरने वाले होते हैं, जो आपके लक्ष्य से भटकाव वाले होते हैं, आपको भटकाने वाले होते हैं, कि या फिर आपके कॉन्फिडेंस को इतना नीचे गिराने वाले होते हैं कि फिर आपको लगता है यार अब बस मरने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचा है। तो आप ऐसे लोगों से कल नहीं, आज ही दूर हो जाइए और अभी से दूर हो जाइए। आपके जो आसपास का माहौल होना चाहिए जिसमें लोग भी शामिल होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो आपको एक अच्छी सलाह दें, अच्छे विचार के हो वो, और कम से कम इतना तो हो कि अगर आपको अच्छे से अच्छी चीज़ों को समझा सकें। ऐसा ना हो कि आप, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो हमारे आसपास के वातावरण से ही आती है, लोगों से आती है। मालूम पड़ा कि आपको मतलब बेफिजूली के, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, कि आपको ऐसे ऐसे सजेशन देने वाले मिलेंगे, मतलब फालतू की कोई कहेगा कि दुकान रख लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा तुम ये कर ही नहीं पाओगे, ये कर लो, वो कर लो, मतलब शादी कर लो, ये कर लो, मतलब 50 तरीके के लोग मिलेंगे, आपको उनको इग्नोर करना ही करना है। अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे, छोड़ दीजिए, फिर आप पर नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि जब आप सफल हो जाते हैं, जब आप वो चीज़ आप पा लेते हैं, जब मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी कर, जितने आप एसडीएम बन जाएंगे, आप कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे कह रहे होंगे नहीं कर पाएगा, ये वो 50 बातें, वो फिर कहने लगे अरे हमको तो लगता था ये कर ही लेगा, हमको ये लगता था कर ही लेगा। तो आपका लक्ष्य है, आपने सोचा है, मेहनत आपको करनी है, परेशानियां आपको उठानी है, सारे साधन आपको खुद देखने हैं कि आप किन साधनों से आप सफल हो सकते हैं, वो साधन तलाशने भी आपको पड़ेंगे, तो सब कुछ आपको करना है। तो आपको किसी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक दो लोग जो आपको लगता है, खुद ही आप समझ जाएंगे कि हमारे आसपास के लोग, ये लोग अच्छे हैं और ये लोग खराब, तो आप 2 या 3 लोग जो आपको लगता है कि वास्तव में वो आपके शुभचिंतक हैं और वो आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे, या उनको खुशी होती है आपके ऊपर। बहुत से लोगों को खुशी नहीं होती ना आपको, और जैसे ही आप ऊपर उठेंगे तो वो एकदम से उनका ये होता है अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, वो ये, मतलब भले ही कुछ अपना कुछ नहीं हो, ना कुछ कर पाएंगे जीवन में, लेकिन वो आपको नीचे गिराने के लिए उनका काम ही होता है, अच्छा ये ऊपर जा रहा है इसको खींचो। तो आप उन लोगों से आज ही से दूर हो जाइए और मेहनत से पढ़िए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सबसे पहली बात, बुक से कम रखिए, स्टडी मटेरियल आपका अच्छा होना चाहिए, बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए अपने खुद के, ऑप्शन कोई बी तलाशिए, पीजीटी या टीजीटी इस टाइप की कोई तैयारी करते रहिए। अगर आप बीटेक करें तो आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपके मन में जरूर होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो एक दिन जरूर होगा, आप ऐसा सोच के तैयारी करिए। हाँ ये हो सकता है आप उसके साथ कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए, अगर आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई भी ऐसा फैसला, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी, आपको कोई भी समय नहीं। आप एक कोचिंग पढ़ाने लगी, 5-6 घंटे पढ़ाइए और शाम को अपने 5-6 घंटा खुद पढ़ लीजिए आके, सुबह को पढ़ लीजिए 3 घंटा शाम को, लेकिन आपको डेली पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और जब आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए तो आप फिर आपको राइटिंग स्किल भी करनी है, मेंस के लिए भी करनी है, और ऑप्शनल जो आप तैयार करेंगे, ऑप्शनल जो लेंगे वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है वो आप यूट्यूब कोई भी चैनल पर सर्च कर लीजिए, या फिर मैं ही आपको अगले उसमें बता दूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैंने आपको फ्री का बता दिया, ठीक है। तो आप तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, लगे रहिए, एकदम से संघर्ष करिए, किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी, और किसी दिन क्या बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सबसे ज़्यादा है कि आपका स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, डेली आपको पढ़ना चाहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए, आपका लक्ष्य के प्रति आपको एकाग्रत होना चाहिए। ये सब जो बहुत ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और मोबाइल का आप दुरुपयोग ना करके आप उसका सदुपयोग करें। यूट्यूब चैनल पे आप जो यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब पर आप मटेरियल आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा ना हो आप मान लो पर आप 3 साल आप भटकते रहे, ये चैनल भी देख लिया, वो भी देख लिया। आपको कोई 2 चैनल बहुत है, मुझे लगता है आप कोई 2 चैनल अच्छे देख लीजिए जहाँ पे आपके हिसाब का मटेरियल मिल जाता है। बस आप उसको नोट्स, और डेली आपको नोट्स बनाने, जो भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्या आपने यूट्यूब पर अभी पढ़ा और आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपके पास नोट्स नहीं है, मालूम पड़ा फिर आप किसी दिन आपको वही टॉपिक की जरूरत पड़ेगी पढ़ने की, तो आपका नोट्स होंगे तो आप नोट्स में देख लोगे, फिर आपको वो दोबारा यूट्यूब चैनल नहीं देखना पड़ेगा, यूट्यूब का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप आज ही से लग जाइए 2021 पीसीएस के लिए। और मैं एक बात जो और बताना भूल गया था वो ये घटना चक्र का उपयोगिता के बारे में। तो देखिए घटना चक्र की अगर मैं बात करूं तो आपको घटना चक्र सारे के सारे लेने हैं, और घटना चक्रों को कई बार पढ़ना है, एग्जाम से पहले भी
और जब आप तैयारी करेंगे तो आपको घटना चक्र, जब आप अपना मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने अपनी बुक्स पढ़ ली, तो उसके बाद आप मान लीजिए अगर आप अकबर के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप फिर घटना चक्र में भी अकबर के बारे में देखिए और उन ऑब्जेक्टिव उसमें होते हैं, नीचे व्याख्या होती है, उसको समझिए। और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप किन चीज़ों की रिवीजन करेंगे? आप एक तो आप अपने नोट्स की करेंगे, दूसरा आप घटना चक्र को आप कई बार पढ़ेंगे, तीसरा आप एक लुईस सेंट की बुक ले लेंगे, उस लुईस सेंट की बुक को आप कई बार पढ़ेंगे उसको, और अपने करंट के आप डेली नोट्स बनाएंगे, मंथली मैगजीन भी पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से आप मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप